सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th। और जैसे कि थंबनेल से आपको पता लग गया है, आज मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, मैं बता दूं फिजिक्स की बात कर लूँ तो फिजिक्स में भी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि हमारे पास लिमिटेड इस बार फॉर्मूले हैं और लिमिटेड ही उनके बनने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उस पे से मोस्ट प्रोबेबल कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड में पूछे जा रहे हैं हमारे सैम्पल पेपर्स में या हमारे सीबीएसई के पेपर्स में या नॉर्मल कोई भी सैम्पल पेपर में है। ठीक है, बट मैं बात बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर जो आज मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ वो टॉपिक्स बार बार सैम्पल पेपर में भी पूछे जा रहे हैं, सीबीएसई वाले में भी पूछे जा रहे हैं। मतलब जो सवाल बन रहे हैं वो इन टॉपिक से बन रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी चल रही है उसके अंदर मैं थोड़ा सा ये आपको ब्रीफ दूंगा कि इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। मतलब अगर आप गलती से क्या होता है, कई बार हम लोग केमिस्ट्री में कुछ स्किप कर रहे होते हैं या फिजिक्स में या बायो में, तो केमिस्ट्री के अंदर जो स्किप नहीं करना किसी भी हालत में वो कौन से टॉपिक्स हैं और एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं मैं वो डिस्कस करूँगा। तो मैं जल्दी से बता दूँ, क्लास जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें से आपको एक्टिविटी 1.1 बेटा, एक्टिविटी 1.1 में पहले ही सैंपल पेपर में सीबीएसई के पहले ही सैंपल पेपर में पहला एमसीक्यू उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो 1.1 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1.5 एक्टिविटी, 1.6, 7, 8, 9। ठीक है, मैं बात कर लूँ टॉपिक्स के अंदर क्या फर्स्ट चैप्टर के, तो आपको उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर, चाहे 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है। ठीक है, और इस पे कभी कभी ये लॉ पूछ लेता है किस लॉ पे वर्क कर रहा है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ठीक है, बाकी इस चीज़ पे अगर किसी को बैलेंसिंग अभी भी नहीं आ रही है तो उस पर मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, अच्छा मैं बात कर लूँ बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक टाइप के केमिकल रिएक्शन, चाहे वो कंबशन है चाहे वो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसकी डेफिनेशन और उसका कम से कम एक एग्जांपल जरूर आना चाहिए। रिएक्शन में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिडॉक्स है, रिडॉक्स पे क्वेश्चन आएगा जिस पे सर्कल बना रहा हूँ, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में बात करूँ तो देखो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायो हो, सबके स्टार्टिंग में 4 या 5 एमसीक्यू दे रखे हैं। ठीक है, वो 4 और 5 एमसीक्यू तो सबके करने हैं आपको एक्सरसाइज के। तो एमसीक्यू को मैंने लिखा हुआ ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन, एएमक्यू, तो फर्स्ट चैप्टर के आपको सारे एएमक्यू करने हैं। ठीक है, वो 1 से 4 या 5 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 9 क्वेश्चन करना है, 10, 14, 15, 17, 18, 19 एंड 20। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर करना है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आप कुछ भी छोड़ रहे हो, मान लो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर करो। ठीक है, अगर आप छोड़ भी रहे हो तो कम से कम इन क्वेश्चंस को लगा के जाओ। इन क्वेश्चन से मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, यही क्वेश्चन से पूछा जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सैम्पल पेपर आया है, चाहे वो हमारा यूलाइक का हो गया, चाहे वो किसी भी पब्लिशर का हो गया, और यहाँ तक कि हमारा सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है, चाहे वो जो 2 उसने लॉन्च करे हैं, 3 लॉन्च करे हैं, वो सारे ही उनमें से जो जहाँ पर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वो टॉपिक्स है। तो आप इन पे थोड़ा एक बार नज़र डाल लो। और दूसरा एसिड और बेस और सॉल्ट की बात करूँ तो बेटा इसमें एक्टिविटी आप ये 4 एक्टिविटी है, 2.3, 2.5, 2.8 और 2.9, इसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप एक बार इनको देख लेना। टॉपिक्स में बात करूँ तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट की, खासकर एसिड बेस की। ठीक है, सॉल्ट की नहीं आती, कोई बात नहीं, सॉल्ट तो बनता है ना एसिड और बेस में। और आपको पीएच स्केल आना चाहिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू में आ रहा है इसका क्वेश्चन पीएच स्केल पे। ठीक है, अच्छा यूजेस, 5 सॉल्ट के यूजेस और उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, 5 सॉल्ट के यूजेस और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लो एक्सरसाइज क्वेश्चन में तो वही वाली बात, सारे एएमक्यू, ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सारे के सारे एएमक्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10, 11, 13 एंड 14। तीसरे चैप्टर में बात करें मेटल एंड नॉन मेटल में, तो इसमें आपको सिर्फ एक एक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो 3.8 की। देखो, हम सिर्फ वो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं जिन पे क्वेश्चन बन रहे हैं और या बन सकता है। ये यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ लिखे हैं, या तो इसका सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है बार बार, और या तो पिछले सालों में आया है। ठीक है, जो चाहे लेटेस्ट की बात करूँ, चाहे 10 साल के हमारे सैंपल पेपर्स में जो एक्टिविटीज़ बार बार पूछी गई है, सिर्फ यहाँ पर वो लिखी हुई है। ठीक है, तो इन पे क्योंकि
10 साल से पैटर्न बार बार रिपीटेट करता है, देखो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं, बार बार घुमा के वही पूछते हैं, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो एक्टिविटी 3.8 मेटल एंड नॉन मेटल। टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है मेटल एंड नॉन मेटल की, और इसके अंदर भी अगर आप और ज़्यादा डीप देखना चाहते हो तो इसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और एसिड। मेटल और एसिड के साथ जो रिएक्शन है, ठीक है, मेटल की वाटर और एसिड के साथ जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर देखो केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और एक्सेप्शन ही आएगी। जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल और वाटर के साथ और एसिड के साथ, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई के पहले सैंपल पेपर है, एमसीक्यू में भी आया हुआ था, सॉरी 2 नंबर में आया हुआ था। आपको एक टेबल बना रखी थी, उसमें बोल रखा था कि कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन सा रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन सा रिएक्ट नहीं कर रहा, और जो रिएक्ट करेगा कौन कौन सा गैस इवॉल्व कर रहा है, और गैस इवॉल्व करेगा तो उसके लिए आप केमिकल रिएक्शन लिखो। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आपको सारी पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टी की सारी रिएक्शन पढ़नी है, मेटल नॉन मेटल की, और उसमें भी जो बिल्कुल नहीं छोड़नी वो मेटल के साथ वाटर और एसिड की है, और साथ में एक्सेप्शंस जरूर पढ़नी है बेटा। सारी की सारी एक्सेप्शंस आपको पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, क्या, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी सारी एक्सेप्शन पढ़नी है। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इस पर भी सवाल देखा नहीं गया लेकिन आ सकता है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और आयोनिक कंपाउंड, इससे सवाल इससे सवाल एक बहुत बढ़िया सवाल ये बन सकता है कि सोडियम, ठीक है, Na और Cl, जैसे कि सोडियम NaCl बनाता है ना, Na प्लस होता है Cl माइनस होता है, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। सवाल आता है Na प्लस और Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर जाने के बाद, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देके अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेता है और ये एक्स्ट्रा लेके माइनस, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद क्या जरूरत होती है कि ये बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना भाई। इसके बावजूद ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं भाई, कोई बॉन्ड क्यों बनाएगा? जैसे हमने कोवलेंट में देखा था, जैसे हम चौथे चैप्टर में हम कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ते हैं, तो वो बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होता, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे को और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करते हैं। लेकिन NaCl, अगर NaCl है, जो Na है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्टेबल वो हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज स्टेबल हो जाता है। Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले जाने के बाद भी क्या हो जाता है, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज स्टेबल हो जाता है। फिर क्यों ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा सवाल आता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड जरूर पढ़ेंगे और आयनिक कंपाउंड किस तरह से बनता है। और मैं बता दूं, क्योंकि ये Na और Cl गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बावजूद भी, कंप्लीट करने के बावजूद ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर स्टेबल भी हो गए तो गैसियस स्टेट में कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती, तो इसलिए बॉन्ड बनाकर अपने आप को सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं। NaCl सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं, जिससे ये कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी और स्टेट वाइज भी। तो इसका जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया उसका आंसर ही है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा एक्सटर्शन आपको पढ़नी है, एक्सट्रैक्शन आपको पढ़नी है किसकी, मॉडरेटेड रिएक्टिव मेटल की। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन है, लेस रिएक्टिव मेटल्स की है, हाईली रिएक्टिव मेटल की है। जो सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का आ रहा है, तो ये जरूर पढ़ना है। कोरोजन और प्रिवेंशन, ठीक है, ये पहले चैप्टर में भी था, मैंने लिखा नहीं, वरना यहाँ पर टॉपिक्स आपको देखने में ज़्यादा लगते हैं। कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन आपको पढ़नी है, और अलॉय, इसके बारे में जरूर पढ़ना है बेटा। इस पर भी अलॉय, कौन कौन से अलॉय हैं एक बार देख लेना, किस किस से मिलकर कौन सा बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में बात करूं तो आपको सारे के सारे AMQ करने हैं, ऑल MCQ क्वेश्चंस। उसके बाद आपको छठा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 9वां 12वां 13वां और 16वां, ठीक है, छोड़ना नहीं है। सिर्फ 3 और 2 5 है, ऑल MCQ के बाद 5 सवाल है, 5 के 5 सवाल जरूर लगाने हैं मेटल और नॉन मेटल में। अब मैं बात करूं, देखो चौथे चैप्टर के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए बेटा, नोमेनक्लेचर आना चाहिए। नोमेनक्लेचर पे सवाल बनेगा, चाहे एक ही नंबर का बनेगा, ठीक है। वो नाम देगा कि नाम लिखो या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देगा, इन दोनों में से कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चारों केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए कार्बन और कार्बन से कंपाउंड की, चाहे वो कंबशन है चाहे वो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको चारों केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा, वो इन 2 टॉपिक से, या तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड या तो सोप डिटर्जेंट। सोप डिटर्जेंट से मिसल फॉर्मेशन आएगा, एक्शन ऑफ क्लीनिंग सोप आएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का ही बन सकता है, 5 का भी बन सकता है अगर केमिस्ट्री में बनेगा, ठीक है। और
इथेनोइक एसिड से सवाल आ रहे हैं। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को आप डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ो, ठीक है। इथेनोइक एसिड में चाहे स्टेरिफिकेशन है, जो नेम रिएक्शन है, जिन रिएक्शन के खुद के नाम है, लाइक अ स्टेरिफिकेशन, लाइक अ स्पॉनिफिकेशन, ठीक है, इन जिनके नाम आ रहे हैं ना, उनके नाम के साथ रिएक्शन पढ़ना, उनके नाम भी आपको आने चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसमें स्टेरिफिकेशन का क्वेश्चन आया है, तो सिर्फ स्टेरिफिकेशन नाम बताने का, नेम रिएक्शन बताने का एक नंबर है, स्पॉनिफिकेशन बताने का एक नंबर है, ठीक है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखने का 2 नंबर है। 5 नंबर में आ हुआ है इथेनोइक एसिड से सवाल, ठीक है। तो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड को आप डिटेल पढ़ो और सोप और डिटर्जेंट को भी डिटेल पढ़ो। यहाँ पे मिसल फॉर्मेशंस कम, और ये सवाल की सोप हार्ड वाटर के साथ और सॉफ्ट वाटर के साथ में कैसा बिहेव करता है, किसके साथ अच्छा रिएक्ट करता है, सॉफ्ट के साथ करता है, हार्ड के साथ क्यों नहीं करता, ये सवाल तो बहुत बार आया हुआ है। ये तो रिपीटेटेड सवाल है, बहुत बार आया है सोप के ऊपर सवाल। और डिटर्जेंट ऐसा क्यों नहीं करता, ये भी डिटर्जेंट मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करता है, सोप तो नहीं करता, ऐसा क्यों। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करूँ तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारे के सारे AMQ करने हैं। उसके बाद आपको 6ठा, 8वां, 10वां, 12वां, 13वां और 15वां होमोलोजस सीरीज वाला सवाल है। 6ठा या शायद 8वां, इनमें से कोई एक होमोलोजस है। मैंने यहाँ टॉपिक में नहीं लिखा, लेकिन इसलिए मैंने सवाल में डाल दिया, तो उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैं बता दिया इसलिए कि कई बच्चे होते हैं कि टॉपिक्स देख के छोड़ते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन छोड़ दो। तो बेटे क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टेड है, जो टॉपिक्स मैं लिख नहीं पाया ना, उन टॉपिक्स से मैंने क्वेश्चन बना के दे दिए, ठीक है, उसको एक्सरसाइज में डाल दिया, है ना। तो जो जिस तरह का उसका क्वेश्चन आ सकता है उस तरह का, तो क्वेश्चन भी मत छोड़ना, टॉपिक्स अगर आप ये देख रहे हो तो आपकी तैयारी पूरी चल रही है। और हाँ, अगर कोई बच्चा है जिसका पूरा एकदम सब सही जा रहा है, उसका केमिस्ट्री केमिस्ट्री सब उसने पढ़ लिया, तो फिर भी वो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को एक बार बहुत जरूरी से, तो मैं यहाँ बता रहा था 6ठा, 8वां, 10वां, 12वां, 13वां और 15वां, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ना है, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जो बार बार हर सैम्पल पेपर में आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो लेटेस्ट कोई से भी पब्लिशर का सैम्पल पेपर हो। मैं दोबारा बार बार यही बोल रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में वैसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पकड़ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पकड़ बना के रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर आपको बायो के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं सेलेक्टेड कौन कौन से जो डायग्राम्स है और कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, मैं बायो के लिए भी लेके आऊँ। और मैं बता दूँ फिजिक्स के लिए मैं नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि फिजिक्स के लिए आपको सब कुछ पढ़ना अनिवार्य है। फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस ये आप ये बोल सकते हो जो थोड़े मोटे मोटे टॉपिक्स है, लाइक जैसे ACDC में हो गया, मैग्नेट में थोड़ा डिफरेंशिएबल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि फिजिक्स में सवाल बनता है बेसिक से, आपको सारे न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। वो सवाल कैसे भी, चाहे वो ओम्स लॉ का हो, हाँ, तो आप बस थोड़ा ये ध्यान रखना, जो उसमें लॉ वगैरह हैं चाहे फिजिक्स में, वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाना। बाकी उसमें मेरे हिसाब से तो फिजिक्स में सब कुछ पढ़ो। केमिस्ट्री में जो सेलेक्टेड थे मैंने आपको बता दिया। और बायो के लिए मैं जल्दी लेके आऊँगा, या तो आज शाम तक या तो मैं कल सुबह तक जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आप पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो और तैयारी अच्छी करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।